बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास का जो हमारा डिस्कशन है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पर है और मुख्तलिफ किस्म के डायग्राम्स हम सीखने जा रहे हैं। हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ऑजाइव है, पाई चार्ट है, बार चार्ट्स है। तो सबसे पहला डायग्राम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? हिस्टोग्राम। ठीक है जी, तो हिस्टोग्राम पे बात शुरू करते हैं। हिस्टोग्राम क्या, जाहिर सी बात है, कोई भी डायग्राम जो है वो दो वेरिएबल्स के थ्रू बनाया जाएगा, एक्स और वाई। तो हमें बताना होगा हम एक्स एक्सिस पर क्या प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पर क्या प्लॉट करेंगे, या वो दो वेरिएबल्स क्या होंगे। मतलब जाहिर सी बात है कोई भी डायग्राम जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो आपको बताना है कि हिस्टोग्राम जो है वो किन दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, तो हम बोलेंगे इट शोज relationship between class boundaries and frequencies। एक डायग्राम है जो रिलेशनशिप शो कर रहा है किसके दरमियान? क्लास बाउंड्रीज के दरमियान। सीबी और फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं हम इसको एफ से। CBs are plotted on एक्स एक्सिस। क्लास बाउंड्रीज को हम कहां प्लॉट करते हैं? एक्स एक्सिस पर। Frequencies are plotted on y axis। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसीज जो है वो कहां प्लॉट होंगी? y एक्सिस पर। नेक्स्ट, अच्छा, अब जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर गैपलेस बार्स। यानी जो हिस्टोग्राम है वो असल में क्या है? रेक्टेंगुलर गैपलेस बार्स है। बार्स बन जाएंगी बिल्डिंग्स की तरह। बार रेक्टेंगुलर गैपलेस बार। गैपलेस क्यों? क्योंकि क्लास बाउंड्री जहां पर खत्म होती है वहीं से शुरू होती है ना। तो जो एक लिमिट जहां पर एंड होगी वहीं से अगली लिमिट क्या होगी? शुरू होगी। तो एक बार दूसरी बार से जो जो गैप होगा वो गैप एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डेटा बाय नेचर क्या है? कंटिन्यूअस है, या डेटा को हम कंटिन्यूअस बना चुके हैं। दो में से कोई एक बात। जवाब दें आप सब लोग मुझे बेटा। रेक्टेंगुलर
गैपलेस बार। जो डायग्राम की शक्लो सूरत बनेगी वो कैसे बनेगी, रेक्टेंगुलर गैपलेस बार की शक्ल में बनेगी। ठीक है जी। रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। ये जो रेक्टेंगुलर गैपलेस बार्स होंगे ये डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहे होंगे। अब ये लफ्ज जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए डेटा किस तरह तकसीम हुआ है। अब आपको क्लास इंटरवल्स याद हैं तो मैं उसके जरिए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जवाब दें। ये बताइए किसी भी एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करने वाले कितने होते हैं? किसी भी एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करने वाले कितने होते हैं? ठीक है, हाईएस्ट मतलब ये समझ लें कि अगर परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज की बात कर लें, मतलब 90% के अंदर स्कोर करने वाले कितने लोग होंगे? जिनकी परसेंटेज 90 क्रॉस करे, ऐसे कितने लोग होंगे? हम बोलेंगे चंद, फ्यू, ऐसा ही है, गिनती के लोग होंगे, मतलब फिंगर टिप्स पे गिने जा सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? अच्छा, और ये बताइए कि एग्जामिनेशन के अंदर यानी कि अब 0% वाले कितने होंगे, 0 से 10% वाले कितने होंगे? वो भी चंद होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप अगर एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो 0 आपकी लोएस्ट लिमिट हो गई और 100 आपकी हाईएस्ट लिमिट हो गई परसेंटेज में। ऐसा ही है ना? तो आपकी लोएस्ट लिमिट पे भी फ्रीक्वेंसी लो है, आपकी हाईएस्ट लिमिट पे भी फ्रीक्वेंसी लो है, लेकिन जब आप अपनी लोएस्ट लिमिट से आगे बढ़ते हैं हाईएस्ट लिमिट तक और हाईएस्ट लिमिट से पीछे हटते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो ऑब्जर्वेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ये इस तरह समझें कि अगर अपना एक हाथ आप रखें 0 की तरफ, एक हाथ रखें आप 100 की तरफ और दोनों को मिलाने की कोशिश करें, जितना आप 0 और 100 के दरमियान का फासला तय करना शुरू करेंगे आपके डेटा की फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्या कहते हैं बताइए? ये मेरी बात आप तक पहुंच रही है? ये मेरी बात आप तक डिलीवर हो रही है? यानी मतलब 0 से 10% वाले लोग भी कम होंगे, 90 से 100 वाले भी कम होंगे, फिर 10 से 20 वाले थोड़े क्या होंगे, ज्यादा होंगे। किसके मुकाबले में? 0 से 10 वालों के मुकाबले में। और 80 से 90 वाले भी थोड़े ज्यादा होंगे, किसके मुकाबले में? 90 से 100 वालों के मुकाबले में। इस तरह फिर 20 से 30 वाले थोड़े और ज्यादा होंगे,
पिछले के मुकाबले में, और 70 से 80 वाले और ज्यादा होंगे, इस तरह 30 से 40 वाले और ज्यादा होंगे, और इस तरह 60 से 70 मार्क्स वाले और ज्यादा होंगे, फिर 40 से 50 वाले उनके मुकाबले में और ज्यादा होंगे। तो जिस तरह हम डेटा के सेंटर की तरफ पहुंचेंगे तो सेंटर में हमें ज्यादा वैल्यूज एग्जिस्ट करती हुई दिखाई देंगी। डेटा का जो आपका लोएस्ट और अपर लिमिट है उसके दरमियान ज्यादा वैल्यूज क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। चाहिए मेरी बात आप तक पहुंच रही है बेटा? चलिए, वो फरमाइश आई है रिपीट करने की भाई, तो रिपीट एक और तरीके से कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये रिपीट कर लिया बेटा मैंने। अब मैंने ये आपके सामने रेंज बनाई, 0, 10, 20, 30, 40, ये स्केल बना दिया आपके सामने, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक है, अब बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कहते हैं, अब आप इसको समझें, कि जो 0 से 10 वाले होंगे वो भी बहुत कम लोग होंगे। इस तरह 0 से 100 वाले भी बहुत कम लोग होंगे। ये जो बार की जो हाइट है ना, ये शो कर रही है फ्रीक्वेंसी को, मतलब ये हम फ्रीक्वेंसी कहाँ प्लॉट करेंगे, वाई एक्सेस पर। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, दोनों अपर और लोअर लिमिट से हम सेंटर की तरफ मूव करेंगे ऐसे, तो हमारे डेटा में मौजूद जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा बेटा 10 से 20 वाले जो होंगे वो ज्यादा होंगे बानिस्बत किसके, 0 से 10 के मुताबिक। इस तरीके से 20 से 30 वाले और ज्यादा होंगे। इस तरीके से 30 से 40 वाले और ज्यादा होंगे। इस तरीके से 40 से 50 वाले होंगे, और इस तरीके से ही 50-60 वाले। अब जरा देखें कि आपको क्या लग रहा है कि आपकी डेटा की जो ज्यादा ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? वो एग्जिस्ट करती हैं डेटा के मिड में। यस और नो? कि ये बात आप तक पहुंच रही है बेटा? तो मैंने ये कहा था कि रेक्ट ये क्या बनेगा, हिस्टोग्राम क्या शो करेगा, हिस्टोग्राम शो करेगा रेक्टेंगुलर गैपलेस बार।
ये बार्स बनेंगे, बार मैंने बना के दिखा दिया, अब डेटा के साथ भी बना के दिखा रहा हूं, फिक्र ना करें। रेक्टेंगुलर बार्स बनेंगे लेकिन गैपलेस होंगे। गैपलेस मतलब एक बार से लेकर दूसरे बार के दरमियान कोई गैप नहीं होगा, क्योंकि आप क्लास बाउंड्रीज यूज करेंगे। रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, किस बात को रिप्रेजेंट करेंगे? डेटा के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो मैं अब तक क्या समझा रहा था? मैं आपको लफ्ज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहा था कि डेटा किस तरह तकसीम हुआ है वैल्यूज के दरमियान, कौन सी क्लास इंटरवल को कितनी ऑब्जर्वेशन मिली हुई है। तो जो आपकी सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट क्लास इंटरवल होगी, फर्स्ट क्लास और लास्ट क्लास, उनकी फ्रीक्वेंसीज कम होंगी। और आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो जो हमारा डेटा का सेंटर होगा, उस सेंटर में ज्यादा वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। एग्जैक्टली हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ बार्स दूसरे बार्स के मुकाबले में क्या हो, ज्यादा हो। तो डिपेंड करता है, ये चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, जरूरी नहीं एग्जैक्ट। ये तो मैंने बिल्कुल एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बना दी है, मतलब राइट और लेफ्ट से बिल्कुल सेंटर में आते हुए बराबर बराबर। तो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की भी हम टाइप्स आगे जाके स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। इस जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, इसका इसका भी एक नाम है जो कि आगे चल के हमने स्टडी करना है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। बहरहाल, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का शेप जो है बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नेचर की हो, इससे हटकर भी हो सकती है, ठीक है जी। तो यहां तक मेरी गुफ्तगू समझ में आती है आपको? बताइए आप लोग बेटा। सबको समझ में आ रही है बात? ओके। अच्छा, अब ओके गुड, जबरदस्त। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करते हैं, आप चंद पॉइंट्स का इजाफा कर लें जो एग्जाम में आता है। एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट मैं अभी लिख देता हूँ और एक पॉइंट मैं बाद में लिखवाऊंगा। मुझे आप याद दिलाइएगा कि सर हिस्टोग्राम का कोई एक पॉइंट आपने नहीं लिखवाया, ठीक है जी। वो पॉइंट मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ फिलहाल, एक तो पॉइंट लिख रहा हूँ। अच्छा जी, it is used to calculate mode graphically। हिस्टोग्राम से हम एक एवरेज है जिसका नाम क्या है, मोड है, उसको हम ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट मोड ग्राफिकली, ठीक है। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट मोड ग्राफिकली, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है अगर आपका क्लास इंटरवल अनइक्वल साइज का हो ना, तो फिर हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मैंने कहा मोड, मैंने कहा कुछ बातें आगे की होंगी ना। मोड एवरेज है, मैंने क्या बोला, एक एवरेज है। क्या आप सुना आपने बात को कि मैंने बोला मोड एवरेज है? एक एवरेज है जिसको हम आगे चल के कैलकुलेट करेंगे, उसका नाम मोड है। खाली बस ये लाइन अभी आपने याद रखनी है। अब मोड क्या है, जब मोड का टॉपिक आएगा तब बात करेंगे, ठीक है। मोड फिल वक्त क्या है, एक एवरेज है। अब एवरेज क्या होती है सवाल हो जाएगा, नहीं पता एवरेज क्या होती है? या पता है एवरेज क्या होती है? जवाब दें। मोड एक एवरेज है। एवरेज क्या होती है? एवरेज एक ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे डेटा को अकेले रिप्रेजेंट करती है।
जब हम चाहते हैं पूरे डेटा को किसी सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करें तो उस वैल्यू को नाम दिया जाता है किस चीज का बेटा? एवरेज का। नो बेटा, मीन इज ऑल्सो एवरेज। मीन वैल्यू, मीन तो खुद एक एवरेज है, लेकिन मीन के अलावा भी एवरेजेस एग्जिस्ट करती हैं। उनमें से एक एवरेज क्या है? मोड है। बेसिकली देयर आर थ्री एवरेजेस, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन और मोड क्या है? तीन एवरेजेस हैं। फिर मीन की भी फर्दर तीन टाइप्स हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ओके, तो एवरेजेस बेसिकली तीन है। इनमें से एक एवरेज मीन है, दूसरा एवरेज मीडियन है, तीसरा एवरेज मोड है। तो मोड भी एक एवरेज है जो डेटा को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। तो इंशाल्लाह वक्त आएगा तो बात करेंगे इस चीज के ऊपर साथ साथ आपसे, ठीक है? चलें, अब हम कोई डेटा यहाँ पर लिखते हैं और एक पॉइंट इसमें मैं ऐड करूंगा आगे चल के। अब हम एक पॉइंट यहाँ लिखते हैं और फिर हम एक पॉइंट हम आगे चल के लिखेंगे और हम डेटा रखकर इसको ड्रॉ करना सीखते हैं। बना सकते हैं आप लोग? बना पाएंगे? पेंसिल, स्केल होगा आपके पास? जवाब दें। वेट वाले क्लास इंटरवल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तो हमने बनाया था, लेकिन हम अपना उसके अलावा ही बना सकते हैं, ठीक है? जैसे 110 से 120। अच्छा, आपको पता है वेट जो है वो केजी में हो सकता है और वेट पाउंड में हो सकता है ना? तो अगर मैं यहाँ बोलूँ वेट, यहाँ मैंने किस में अज्यूम किया? पाउंड्स में। 110 पाउंड से लेकर 120 पाउंड। वन 1 टू 130, 131 टू 140, 141 टू 150, 151 टू 160। ठीक है जी। कितने क्लास इंटरवल्स बनाए मैंने? कितनी क्लासेस बनाई? 5। ऐसे ही है। अब आप मुझे बताइए कि जो एक क्लास इंटरवल खत्म होने के बाद दूसरा क्लास इंटरवल शुरू हो रहा है, उसके दरमियान गैप है कि नहीं है? नहीं है गैप। 120 के बाद सीधा 121 आता है। आप मुझे बताइए, गैप है ना? और अभी आपने हिस्टोग्राम के बारे में क्या पढ़ा? हिस्टोग्राम गैपलेस है या विद गैप्स है? गैपलेस है। तो इसका मतलब क्या है? हिस्टोग्राम को गैपलेस बनाने के लिए हमें क्लास इंटरवल्स को पहले कन्वर्ट करना होगा। किसमें? किसमें कन्वर्ट करना होगा बताइए? क्लास बाउंड्रीज में। वेरी गुड, जबरदस्त बेटा। अच्छा जी, इसकी फ्रीक्वेंसीज लिख दूं मैं? 5, 10, 15, 10 एंड 5। ठीक है? 5, 10, 15, 10 और 5। ये बिल्कुल मैंने वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। इसको मैंने बोला ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है। सेंटर तक पहुंचते पहुंचते जो है वो
डेटा के सेंटर तक पहुंचते पहुंचते जो है वो हम एक पीक तक पहुंच जाएंगे, पॉइंट, एक पीक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, दोनों तरफ से हम बराबर फासला तय करते हुए आ रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना है। हम जानते हैं हमें क्या बनाना है, हम जानते हैं हमें क्या बनाना है, बताइए। हमें हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, क्लास बाउंड्रीज चाहिए। बनवाएंगे आप लोग क्लास बाउंड्रीज? फ्रीक्वेंसी 5 कैसे, मेरी तरफ से, अपनी तरफ से डेटा अज्यूम कर लिया मैंने। 5 लोग हैं, उनका वेट 110 से 120 पाउंड है। मेरा डेटा, मेरी मर्जी। चाहिए? नहीं है? ओके जनाब। तो क्लास बाउंड्रीज क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे बताइए, याद है या भूल चुके हैं? तो 110 से क्या करेंगे, 0.5 लोअर लिमिट में से 0.5 लेस कर देंगे, और अपर लिमिट में 0.5 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, याद है ना? लेकिन ये शॉर्टकट था, ये शॉर्टकट था। और पूरा फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ऐसे ही है ना? ओके, मैं जरा इसको एक चीज में करेक्ट कर दूं। इसको आप क्या करें, इसको आप 111 कर दें, इसको आप 111 कर दें, ताकि तमाम क्लास इंटरवल का साइज क्या हो जाए, बराबर हो जाए। 111 से 120, 121 से 130, तो ये तमाम क्लास इंटरवल हमने इक्वल साइज के रखे हैं। और ये इक्वल साइज जो है वो 10-10 का है, मतलब हर क्लास इंटरवल का साइज कितना है, 10 है। 10 कैसे, जब मैं एक क्लास इंटरवल को गिनना शुरू करता हूँ 111 से 120 तक मैं काउंट करूंगा, तो कितनी वैल्यूज काउंट होंगी, 10 वैल्यूज काउंट होंगी। मैंने कुछ करेक्शन किए बेटा, देखिएगा जरा सब लोग। अच्छा, अब मैं क्लास बाउंड्रीज वर्कआउट कर रहा हूँ। तो जब मैंने 111 में से 0.5 लेस किया, तो ये बन गया 110.5। और जब मैंने अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया, तो ये बन गया 120.5। और जब मैंने 120 में से 0.5 लेस किया, तो ये बन गया 121 में से, ये बन गया 120.5। और जब मैंने 130 में 0.5 ऐड किया, ये बन गया 130.5। जब मैंने 131 में से 0.5 लेस किया, ये बन गया 130.5। जब मैंने 140 में 0.5 ऐड किया, ये बन गया 140.5। जब मैंने 141 में से 0.5 लेस किया, तो ये बन गया 140.5। और जब मैंने 150 में 0.5 ऐड किया, तो ये बन गया 150.5। जब मैंने 151 में से 0.5 लेस किया, ये बन गया 150.5। और जब मैंने 160 में 0.5 ऐड किया, बन गया 160.5। तो इस तरीके से आपकी क्लास बाउंड्रीज कंस्ट्रक्ट हो गई हैं। ठीक है, सही है सब? जवाब दें भाई, सबको यहां तक बात समझ में आती है? ओके, अब क्लास बाउंड्रीज कहां प्लॉट करनी है, एक्स एक्सिस पर। क्लास बाउंड्रीज कहां प्लॉट करनी है, एक्स एक्सिस पर। और फ्रीक्वेंसी कहां प्लॉट करनी है, वाई एक्सिस पर।
अच्छा, हमारी सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। अगर x और y की जगह क्लास बाउंड्री जितनी भी है सारी पॉजिटिव है, और फ्रीक्वेंसी तो ऑब्वियसली होगी पॉजिटिव। फ्रीक्वेंसी तो जीरो हो सकती है, फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव हो सकती है, फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस या तो होंगी या ऑब्जर्वेशन नहीं होंगी। ये नहीं हो सकता कि ऑब्जर्वेशन नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो हमारी कोई एक भी जो वेरिएबल की वैल्यू है, चाहे जिसको हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें या वाई एक्सिस पर, उनमें से कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, सारी पॉजिटिव है। तो जब एक्स और वाई दोनों वैल्यूज क्या हो, पॉजिटिव हो, तो हम क्या करते हैं बेटा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें बाकी क्वाड्रेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। याद है ना सबको? ये नहीं याद? याद है, गुड। एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। क्लास बाउंड्रीज, यानी कि क्लास बाउंड्री असल में कौन सा वेरिएबल को शो कर रही है? वेट्स को शो कर रही है। वेट्स हमने कहां प्लॉट कर दिए? एक्स एक्सेस पर। फ्रीक्वेंसीज हम सारी कहां प्लॉट कर रहे हैं? वाई एक्सेस पर। सही है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज हम प्लॉट कर रहे हैं वाई एक्सेस पर। अब ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, 0 पॉइंट। सही है जी। अब हमें एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू चाहिए वो कौन सी चाहिए? सबसे पहले सबसे लोएस्ट वैल्यू हमारी एक्स एक्सिस पे कितनी है? क्लास बाउंड्री की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, बताएंगे आप लोग जरा? क्लास बाउंड्री की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, बताएंगे सब लोग जरा? 110.5। वो जीरो से बहुत दूर है। मतलब अगर मैं बनाऊंगा जीरो से लेकर स्केल तो फिर मेरे लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। मैं बोलूंगा जनाब जीरो के बाद कुछ वैल्यूज हैं जो मुझे अपनी पिक्चर में नहीं चाहिए। आप लोग कैमरे से कभी फोटो खींची होगी आपने? जब आप कैमरे से फोटो खींचते हैं तो आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको आप अपनी फ्रेम में लेना नहीं चाहते। जिस चीज की फोटो खींचनी होती है उसी चीज को आप फ्रेम में रखते हैं। ऐसा ही है ना? इस तरह जीरो से लेकर 110.5 से पहले तक की जो कुछ वैल्यूज हैं वो हमारे लिए गैर जरूरी है। तो हम ये बोल रहे हैं कि हम अपना जो एक्स एक्सेस है उसका डेटा हम कहां से शुरू कर रहे हैं? 110.5 से। मेरी बात समझ में आती है बेटा आप सब लोग? तो ये मैंने ऐसे लाइन लगा दी जो ये शो करती है कि जीरो से लेकर 110.5 के जो पहले का जो डेटा है ना वो हमारे लिए गैर जरूरी है, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। समझे बात को? अच्छा, अब आप सबको सिखा दूं मैं स्केल के जरिए डायग्राम बनाना।
ठीक है जनाब। तो ये मेरे पास ये स्केल आ गया, आप भी ऐसे अपना स्केल क्या करें अपने पास रख लें। हाँ जी, क्या आपको स्केल दिखाई दे रहा है बेटा? अब जब भी आप डायग्राम बनाते हैं बेटा बगैर ग्राफ पेपर के, तो आपको स्केलिंग करनी होती है। स्केलिंग, स्केलिंग समझते हैं? स्केलिंग समझ में आती है आप लोगों को? स्केलिंग क्या होती है? तो मुझे स्केल डिफाइन करना है। अब वो स्केल डिफाइन कर रहा हूं मैं जनाब आपको समझाने के लिए कि डायग्राम बनाते वक्त मैं स्केल क्या ले रहा हूं। वो स्केल क्या है? तो सबसे पहले मैं स्केल डिफाइन कर रहा हूं किसका? एक्स एक्सेस का। ठीक है, सबसे पहले मैं स्केल डिफाइन कर रहा हूं एक्स एक्सेस का। और एक्स एक्सेस के स्केल पर हम क्या प्लॉट कर रहे हैं? क्लास बाउंड्रीज। और क्लास बाउंड्री के अंदर क्या मौजूद है? क्लास इंटरवल का साइज। हर एक क्लास इंटरवल का साइज कितना है बेटा? 100, सॉरी, हर क्लास इंटरवल का साइज कितना है? 10। हर क्लास इंटरवल में कितनी गिनती मौजूद है? 10 की। यस और नो बताइए। सबसे पूछ रहा हूं। अच्छा, अगर आप क्लास इंटरवल का साइज निकालना चाहते हैं क्लास इंटरवल से, तो क्या करें? क्लास इंटरवल की अपर लिमिट जो कि 120 है, उसमें से 111 क्या करें? माइनस करें। तो आंसर आएगा 9। लेकिन क्योंकि 9 क्यों आ रहा है? इसलिए कि आपने 111 को काउंट नहीं किया, तो फिर आप उस 9 में 1 प्लस करवा दें। तो अगर आप क्लास इंटरवल का साइज निकाल रहे हैं क्लास इंटरवल से, तो आप उसमें 1 ऐड कर दें। लेकिन जब आप क्लास इंटरवल का साइज निकालते हैं क्लास बाउंड्री से, अगर आप 120.5 में 110.5 क्या करें? माइनस करें, तो आंसर 10 ही आएगा। चेक करें सब लोग। अब मुझे एक्स एक्सिस पे जो डेटा प्लॉट करना है वो 10-10 के गैप से प्लॉट करना है। 10-10 का गैप चाहिए। लेकिन ये 10-10 का गैप तो बेटा इन टर्म्स ऑफ क्लास इंटरवल है ना। मेरे पास तो एक्स स्केल पर जो है वो सेंटीमीटर्स मौजूद है। स्केल तो मेरा सेंटीमीटर के अंदर है। अब क्या करूं मैं? ये 10 का गैप तो इन टर्म्स ऑफ क्लास इंटरवल है। ये 10 का गैप तो 10-10 पाउंड्स का गैप है। तो ये वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ पाउंड्स है और मेरे पास स्केल में तो सेंटीमीटर है। तो मुझे एक स्केल बनाना पड़ेगा कि भाई मैं 10 पाउंड को स्केल पे कितने सेंटीमीटर के बराबर रखता हूं। मुझे एक स्केलिंग करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि मैं 10 पाउंड को स्केल पर 1.5 सेंटीमीटर, जो कि बराबर है 15 मिलीमीटर के। मैं 10 पाउंड के डिफरेंस को स्केल पर 1.5 सेंटीमीटर के बराबर रखूंगा, जो कि बराबर कहलाएगा 15 मिलीमीटर के। तो अगर आप स्केल पर देख रहे हैं 0 से 1 तक का फासला, स्केल दिख रहा है आपको? स्केल, स्केल पे देखें 0 से 1 तक का फासला। ये 0 से 1 तक का फासला क्या है? 1 सेंटीमीटर। यस और नो? और 0 से 2 तक का फासला क्या है? 2 सेंटीमीटर। है ना भाई? जवाब दीजिए। तो मैं जो एक साइज रख रहा हूं वो 1.5 सेंटीमीटर रख रहा हूं। तो 1 और 2 के दरमियान एक हाफ बना हुआ है। हाफ दिख रहा होगा आपको? हाफ 1 और 2 के दरमियान एक पॉइंट बना हुआ है जो 1 और 2 को हाफ कर रहा है।
तो अगर मैं 0 से 1 और 2 के हाफ तक क्या करूं, स्टॉप करूं, तो ये कितना कहलाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। जवाब दें। बल्कि आपकी आसानी कर लेते हैं, मैं 1.5 नहीं रखता हूं, मैं इसको 2 सेंटीमीटर रख लेता हूं, 2 सेंटीमीटर रख लेता हूं, ताकि आपको बात इजीली समझ में आ जाए। और 2 सेंटीमीटर बराबर होगा 20 मिलीमीटर के। अब ये सर मिलीमीटर क्या है, तो आपको बारीक बारीक से पॉइंट भी दिख रहे होंगे, 0 से 1 के दरमियान, 0 से 2 के दरमियान बारीक बारीक पॉइंट। एक तो आपको 0 पे लाइन लगी हुई दिख रही होगी, 1 पे दिख रही होगी। 0 से 1 पे डायरेक्ट काउंट करोगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0 से 2 तक काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन 0 से 1 तक पहुंचते पहुंचते आपको छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे होंगे, जिसको बोलूंगा मैं 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर। जवाब दें। तो अगर मैं इनको पॉइंट्स में नहीं पढ़ना चाहता तो फिर ये क्या है, मिलीमीटर्स हैं। तो जो बारीक बारीक पॉइंट्स है ना, ये बारीक बारीक पॉइंट्स क्या है, मिलीमीटर्स हैं। 0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मिलीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर, and 1 centimeter is equals to what, 10 millimeter, 20 centimeter, 2 centimeter is equals to 20 millimeter। तो ये जो बेसिक बातें है ना, जो आपको बचपन की सीखी बातें, ये आपको पता होनी चाहिए। वैसे इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा है भाई। तो ये लफ्ज स्केलिंग समझ में आया आपको। चले मैं इसकी आपको एक आसान मिसाल देता हूँ। ये बताइए, एक पीस ऑफ पेपर पर एक घर का नक्शा बन जाता है, नक्शा। लेकिन यार वो पीस ऑफ पेपर तो घर के बराबर नहीं होता, प्लॉट के बराबर तो नहीं होता, लेकिन वो कागज का टुकड़ा जो है वो उसी प्लॉट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्या ख्याल है? तो ये बताइए, घर की पैमाइश करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, फीट इस्तेमाल करते हैं। हाँ भाई, ये प्लॉट कितने स्क्वायर फीट का है, ये प्लॉट जो है वो कितने स्क्वायर यार्ड्स का है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा प्लॉट जो है वो स्क्वायर फीट में या स्क्वायर यार्ड में है, तो फिर अपने स्क्वायर यार्ड को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। भाई एक एक स्क्वायर यार्ड 1 सेंटीमीटर के क्या हो गया, बराबर हो गया। इस चीज को हम बोलते हैं स्केलिंग, कि जो चीज ओरिजिनली यार्ड्स में है, गज में है, वो हमारे स्केल पर, यानी एक गज हमारे स्केल पर 1 सेंटीमीटर के क्या हो गया, बराबर हो गया। कुछ समझे बात या नहीं? क्या कहते हैं? अब इस तरह बताइए, मुल्कों के नक्शे बन जाते हैं कागज पर, शहरों के नक्शे बन जाते हैं कागज पर, बनते कि नहीं बनते? अब ऑटोबान रोड है, अगर आप अपना गूगल मैप खोलते हैं तो गूगल मैप पर आपको पूरा ऑटोबान रोड जो अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे दिख रहा होता है। जवाब दें। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई अगर मैं किसी रोड का नक्शा बना रहा हूँ या मैं किसी शहर का नक्शा बना रहा हूँ, तो उस शहर में जो 1 किलोमीटर का रोड है वो मेरे नक्शे में 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ऐसा बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, बताइए। इस चीज को क्या बोलते हैं, स्केलिंग बोलते हैं। ठीक है। ठीक है बेटा, अब मैं इसको शुरू करने जा रहा हूँ।
ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 0 से, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। तो जो 2-2 सेंटीमीटर का फर्क होगा वो मेरा 10-10 का क्लास इंटरवल क्या करता रहेगा, कवर करता रहेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई बेटा? अब जहां जहां मैंने इस बात का जवाब मैंने दिया है, इस बात का जवाब मैंने दिया है कि हमने ओरिजिन से क्यों स्टार्ट नहीं की। ओरिजिन की वैल्यू क्या है? 0। और आपकी डेटा की लोएस्ट वैल्यू क्या है? तो आपका जो डेटा है वो ओरिजिन से काफी आगे है, तो जहां से डेटा शुरू होगा वहीं से स्केलिंग शुरू होगी ना। हम ओरिजिन को 110.5 सपोज करें, नहीं ना, वाई एक्सिस का तो वैल्यू 0 से शुरू होगा ना, वाई एक्सिस का स्केल 0 से शुरू होगा, 0 से 5 फिर 10 इस तरीके से। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 0 के बाद एक लगा दिया साइन डिसकंटिन्यूएशन का। डबल लाइन दिख रही है आपको या नहीं दिख रही? ठीक है जी, तो ये मैंने प्लॉट कर दिया, ये मैंने प्लॉट कर दिया यहाँ पर आपके सामने। एक्स एक्सिस पर मैंने क्या प्लॉट कर दी, क्लास बाउंड्रीज, और जो 10-10 का गैप था वो 10-10 का गैप मैंने स्केल पर 2-2 सेंटीमीटर के गैप के बराबर रख लिया। अब मैं आता हूँ वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी हमारी मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम आप ये देखिए, आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15। ठीक है, और 15 की फ्रीक्वेंसी बताने के लिए आप क्या करें, आप स्केल बना लें ऐसे, 3 सेंटीमीटर पे आपने कहा ये 5 फ्रीक्वेंसी, 6 पे कहा आपने 10 फ्रीक्वेंसी, 9 पर कहा आपने 15 फ्रीक्वेंसी। आपने कहा
5, 10 एंड 15, यानी हमने y एक्सेस का स्केल डिफाइन किया। और y एक्सिस का स्केल क्या डिफाइन किया? साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी। फाइव यूनिट्स जो फ्रीक्वेंसी के थे उसको हमने बराबर रखा 3 सेंटीमीटर के, जो कि बराबर होता है 30 मिलीमीटर के। यानी फ्रीक्वेंसी के 5 यूनिट जो है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर हैं। ठीक है जी। अगर आप 3 को डिवाइड बाय 5 करें तो देखें आंसर क्या आता है। 3 सेंटीमीटर को आप 5 फ्रीक्वेंसी में तकसीम करें तो क्या आंसर आएगा, आप बताइए। बताइए सब लोग बेटा। 3 को डिवाइड बाय 5 कीजिए। चेक करें सब लोग क्या आंसर आ रहा है। 0.6 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक फ्रीक्वेंसी पॉइंट 6 सेंटीमीटर यानी के 6 मिलीमीटर के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ स्केल रखता हूं ना तो मैं इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। ठीक है जी। तो ये 0 से 1 तक 0.5 हुआ, इससे थोड़ा ऊपर 0.6 हो गया। ये 0.6, फिर ये 1.2, फिर ये 1.8, फिर ये 2.4। इसका मतलब अगर मैं बारीक बारीक पॉइंट लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो जब मैं 0 से 5 तक आ रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूँ, 0.6 सेंटीमीटर का फासला कवर करते करते मैं फ्रीक्वेंसी को 1, 2, 3, 4, 5 तक पहुंचा रहा हूँ। ये स्केलिंग बेटा सीखनी है। मतलब वैसे तो ये सारे काम आपको पहले ही आने चाहिए, ये मेरा काम नहीं सिखाना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बाज़ दफा सिखाना पड़ जाता है। ये तो आपकी सारी जो एजुकेशन है पिछली, उधर ही आप सबको, आपको सब चीजें सीख जानी चाहिए ना। अच्छा भाई, अब एक काम करते हैं भाई, अब क्या करें, रेक्टेंगल बार बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे रेक्टेंगल बार्स, तवज्जो कीजिएगा सब लोग जरा, आप लोग बेटा। अब आप मुझे बताइए 110.5 से लेकर 120.5 के दरमियान फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 है। तो अब क्या करें, 110.5 को आप क्या करते हैं, कहां तक ले जाएं, 5 तक ले जाएं। और
120.5 को भी 5 तक ले जाएं। जब ये 5 तक पहुंच जाए तो इन दोनों को मिला दें, तो एक रेक्टेंगल बार बन जाएगा। ठीक है, जवाब दें। अच्छा भाई, अब आप मुझे बताइए 120.5 से लेकर 130.5 के दरमियान फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो इस 120 वाले को आप कंटिन्यू करें कहां तक? 10 तक। और 130 को भी ले जाएं आप कहां पर? 10 तक, और इन दोनों को आपस में मिला दें। ठीक है जी। उसके बाद 130.5 से लेकर 140.5 तक की जो फ्रीक्वेंसी है कितनी? 15 है। तो 130 को आप कंटिन्यू करें कहां तक? 115 तक। 140 को भी ले जाएं कहां तक? 115 तक। ठीक है जी। उसके बाद 140.5 से लेकर 150.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 है। तो आप इसको यहां से राइज करें। ये इसको बराबर ले आए। और फाइनली 150.5 से लेकर 160.5 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 है। इसको आप ले आए 5 के बराबर। ठीक है जी। ये आपका जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम को आप क्या बोलते हैं बेटा? हिस्टोग्राम बोलते हैं। रेक्टेंगुलर बार्स दिख रही हैं, गैपलेस बार हैं, क्या शो कर रही हैं? डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जवाब दीजिए बेटा। और ये पता लग रहा है इससे हमारा डेटा किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सही है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप एक काम करेंगे जनाब, आपको मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करके दे रहा हूं, आप इसको दोबारा बनाएंगे घर पर। ठीक है। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख दूं फॉर एग्जांपल, बस डेटा पूरा सेम रख रहा हूं, यानी क्लास बाउंड्रीज हो ही रहेंगी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं। अगर फ्रीक्वेंसी ये ना होती, फ्रीक्वेंसी ये होती।
5, 8, 12, 15 एंड 10। ठीक है, तो डेटा का थोड़ा पैटर्न क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। अब डेटा बिल्कुल वैसी फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रखेगा जैसी थोड़ी देर पहले बनी हुई है हमारे पास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कीजिएगा इसको सॉल्व, बाकी इंशाल्लाह डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे आपसे। ओके बेटा, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है आपको, कोई बताइए। तो ये टाइम इससे लग गया इसको सब कुछ बनाने में कि एक एक बात आपको ड्रॉ करके भी बताइए, स्केलिंग में समझा दी आपको, तो एक डायग्राम ही हमारी पूरी क्लास ले गया है। ओके बेटा, यहाँ तक स्टॉप करेंगे, बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।